हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर्स प्री का ये पेपर है। आप प्ले लिस्ट में पार्ट 1 देख सकते हैं, ये पार्ट 2 है। आइए देखते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं। इसमें जो जो भी एक्स्ट्रा फर्स्ट रिक्वायर्ड होगा साथ में आप लोगों को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये काली मिट्टी के बारे में कथन, देखते हैं कौन सा सही नहीं है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसमें कौन सा जो है सही नहीं है, तो इसमें सही नहीं है। काली मिट्टी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है, ये सही नहीं है। अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। अब देखिए, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को जो है अन्य किस नाम से, काली मिट्टी एक रेगुर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यूपी में काली मिट्टी को करेल नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में करेल के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। यूपी में जो है काली मिट्टी को करेल से नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखिए, काली मिट्टी को दूसरे क्या नाम इसके, कपास की मिट्टी है, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ है, ट्रॉपिकल चेनोजोम। अब इसका निर्माण जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन से हुआ। इसका निर्माण जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन से हुआ है। अब इसकी अवस्थिति कहाँ, भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये दक्कन ट्रैप का जो, दक्कन ट्रैप के जो ऊपरी हिस्से में, दक्कन ट्रैप के ऊपरी हिस्से में किस किस राज्यों में पाई जाती है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। अब इसमें किस खनिज की अधिकता होती है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें लोहा की अधिकता होती है, चूना की अधिकता होती है, कैल्शियम की अधिकता होती है, पोटास की अधिकता होती है, एल्शियम की अधिकता होती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। इसमें कमी किसकी किसकी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, जैविक पदार्थों की कमी होती है। अब इसकी विशेषता देखते हैं, इसकी विशेषता क्या है काली मिट्टी की। काली मिट्टी में क्या है, जल धारण की क्षमता बहुत अधिक उच्च होती है, और ये भीगने पे क्या होती है, ठोस और चिपचिपी हो जाती है। और ये सूखने पर जो है आकुंचित, मतलब सिकुड़ जाती है, और इसमें दरार युक्त हो जाती है। तो ऐसा ये लगता है जैसे लगता है इसकी जुताई कर दी जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है स्वतः जुताई वाली मृदा। अब इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग जो होता है काला से हल्का काला होता है, और चेस्टनट के कलर की होती है। अब क्रेप्स का देखते हैं, क्रेप्स ने क्या कहा इसके बारे में। क्रेप्स का स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जाता है काली मिट्टी से रिलेटेड। रेगुर एक परिपक्व मृदा है जिसका जो है निर्माण विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है। मतलब इसके क्या होता है, जो इसकी निर्माण में जो होती है, क्रेप्स ने बताया इसके निर्माण में उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है। अब उच्चावच क्या होता है, उच्चावच होता है ये स्थल की जो होती है ऊंचाई और निचाई का जो एक पैटर्न होता है, यही क्या होता है, उच्चावच होता है। अब आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग है, इसके बाद कुंचिकल है, राकिम कुंड जलप्रपात है, केवती जलप्रपात है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये कुंचिकल है। कहाँ पे, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। अब आइए अगला इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, कुंचिकल कहाँ पे है, कुंचिकल जो है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में, किस नदी पे, वराही नदी पे है। और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है इंडिया का। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 455 मीटर, 455 मीटर। अब आइए देखिए, लेकिन अभी इसमें दिया गया था, देखिए विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, नोहकलिकाई। ये कहाँ पे है, कर्नाटक में, नोहकलिकाई, जो विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार नोहकलिकाई। लेकिन आयोग ने आंसर भी जो है कुंचिकल माना, तो आंसर कुंचिकल ही, अगर आयोग बाद में क्वेश्चन रिपीट करता है तो यही आंसर माना जाएगा। अब नोह कलिकाई जो है कहाँ पे, मेघालय में, याद रखिएगा, पूछ लिया जा सकता है मैच द फॉलोइंग में। और ये नोह कलिकाई के पीछे कहानी है, लिकाई नाम की लड़की ने यहाँ से छलांग लगा दिया था, इसीलिए इसका नोह कलिकाई इसका नाम रख दिया गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस अगला क्वेश्चन है, इस एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। देखिए, जोग प्रपात किस किस स्टेट में है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। किस नदी पे, शरावती नदी पे। और इसका किस नाम, अन्य किस नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात, जेसप्ता जलप्रपात में। राकिम कुंड जलप्रपात कहाँ पे है, ये गऊ घाट जो है, गऊ घाट बिहार में, कहाँ पे है, गऊ घाट बिहार में है। अब देखिए, केवटी जलप्रपात कहाँ पे है, केवटी जलप्रपात तमसा या टोंस नदी की सहायक महाना नदी पे है। कहाँ, रीवा मध्य प्रदेश में। केवटी याद रखिएगा, स्टेट तो जरूर याद रखिएगा। नदी जो है टोंस की सहायक जो है महाना नदी पे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आइए अगला देखते हैं, इसमें से बताना है कि इनमें से कौन मृदा से संबंधित है। तो कौन सा जो है मृदा से संबंधित है, मृदा से संबंधित देखिए, इसमें एडेफिक है, क्लाइमेटिक है, बायोटिक है, टोपोग्राफिक है। अब इसमें देखिए, स्थल के स्वरूप और संरचना के बारे में से है, इसमें क्लाइमेटिक में जलवायु से संबंधित है, बायोटिक में जैविक से संबंधित है। तो इसमें मृदा से संबंधित कौन है, एडेफिक, कौन है, एडेफिक। अब आइए इसे देखते हैं। देखिए, इसमें एडिफिक में क्या होता है, एडिफिक देखिए, मृदा की संरचना और उनके संगठनों को, मृदा की संरचना और उनके संगठनों को क्या कहा जाता है, एडिफिक। ये जो है ग्रीक शब्द इडाफोस से बना है, ग्रीक शब्द इडाफोस से बना है। एडिफिक में क्या किया जाता है, मृदा की संरचना और उनके संगठनों का जो होता है अध्ययन किया जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में अवस्थित है? देखिए, शिवराय की पहाड़ियाँ हैं, बिलगिरिरंगा की पहाड़ियाँ हैं, जवादी की पहाड़ियाँ, शेषाचलम की पहाड़ियाँ हैं। तो भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर जो है कहाँ पे है? ये है शेषाचलम, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। आइए अब एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, ये तो बता दिया कि शेषाचलम जो है चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। बिलगिरिरंगा पहाड़ियाँ कहाँ पे है? कर्नाटका में है। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ? सलेम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में है। जवादी की पहाड़ियाँ जो है वेल्लोर और तिरुवन्नामलई जो है ये कहाँ? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, शेषाचलम कहाँ? आंध्र प्रदेश में। बिलगंगा कर्नाटका में। शिवराय तमिलनाडु में। जवादी भी तमिलनाडु में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल में किसका विस्तार है? देखिए, प्लियोसीन का है, पैलियोसीन का है, प्लेस्टोसीन है, अभिनव जमाव का है, या ओलिगोसीन का है? तो ये इसका विस्तार कहाँ पे है? इसका विस्तार जो है प्लेस्टोसीन और अभिनव जमाव में है। राजस्थान मरुस्थल या थार मरुस्थल का विस्तार जो है प्लेस्टोसीन या अभिनव जमाव में है। अब आइए अगला देखते हैं। अब इसमें देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना को जो है पहले इयॉन में डिवाइड किया। इयॉन को जो है महाकल्प में, कई सारे महाकल्प में डिवाइड किया गया है। और महाकल्प को जो है कल्प में डिवाइड किया गया है। कल्प को जो है युग में डिवाइड किया गया है। अब देखिए, इसके लिए जो है इसका जो है सीनोजोइक महाकल्प है। सीनोजोइक नवजीवन, इसको जो है चतुर्थ कल्प में, चतुर्थ कल्प के जो है प्लीस्टोसीन में जो है थार मरुस्थल का जो है विस्तार हुआ है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी पूछा जा सकता है। तो आइए अगला देखते हैं। भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? इसमें गोदावरी है, ताप्ती है, कावेरी है, कवाम है। कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो इसमें कौन सी नदी है? ये ताप्ती नदी जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये है तापी नदी। ताप्ती नदी जो है मुल्ताई नगर, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। और ये जो है खंबात की खाड़ी, अरब सागर में जाके जो है इसका मुहाना है, अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी? 724 किलोमीटर। इसके किनारे कौन सा शहर बता हो? सूरत शहर बसा हुआ है। कि इसका प्रवाह किन के राज्यों में है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और गुजरात में है। तो याद रखिए, मुल्ताई, बैतूल जिला, सतपुड़ा पहाड़ियों, मध्य प्रदेश में। अब आइए अगला देखते हैं। गोदावरी। गोदावरी का कहाँ से उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र में है। अब ये जाके जो है बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। बे ऑफ बंगाल में जो है बंगाल की खाड़ी में राजमुद्री, राजमुद्री आंध्र प्रदेश के पास जो है बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसकी लंबाई 1465 है। ये जो है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। याद रखना, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय। और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है आफ्टर गंगा। गंगा के बाद दूसरी, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब इसका देखिए, इसकी किस और नाम से इसको जाना जाता है? इसको दक्षिणी गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अब इसकी देखिए सहायक नदियाँ कौन है? प्राणहिता है, इंद्रावती है, मंजिरा है, वेनगंगा है, पूर्णा है, वर्धा। ये सब के सब इसके नाम पूछे गए हैं। प्राणहिता, इंद्रावती, मंजिरा, वेनगंगा, पूर्णा और वर्धा सब पूछा जा चुका है। किस इसका प्रवाह किन किन क्षेत्रों में है? महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। सब याद रखिएगा और इसको नोट डाउन, अगर संभव हो सके तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब वही कावेरी के बारे में जानते हैं। कावेरी जो है, कावेरी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ग, कर्नाटका में है। अब ये जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जो है तिरुचिरापल्ली के पास जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। अब ये प्रवाहित किन किन राज्यों में होती है? केरल में, कर्नाटका में, तमिलनाडु और पांडिचेरी में प्रवाहित होती है। अब इसकी सहायक नदियाँ जो इसमें लिखा गया, सब कुछ पूछा जा चुका है कई बार। ये अमरावती है, भवानी है, हेमावती है, काबनी है। याद रखिएगा कि कावेरी की सहायक नदियाँ अमरावती हैं, भवानी, हेमावती और काबनी है। और देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? कावेरी नदी पर है। अब इसमें एक फैक्ट और याद रख सकते हैं। इसमें लंबाई जो मैंने हर नदी के साथ लंबाई ली, लंबाई क्यों? देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। गोदावरी के बाद कृष्णा है। कृष्णा की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर। और इसके बाद जो है कृष्णा के बाद कौन सी आती है? नर्मदा आती है। नर्मदा की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। नर्मदा के बाद महानदी आती है जिसकी लंबाई है 858 किलोमीटर। नर्मदा की है 858 किलोमीटर है। इसके बाद कौन सी नदी है? इसके बाद कावेरी है। इसके बाद कावेरी है और सबसे बाद में जो है ताप्ती है। तो महाद्वीपीय पठार की जो नदियों में है, नदियों में जो है उनका क्रम से अगर लंबाई पूछा जाता है, सबसे पहले गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा है, कृष्णा के बाद कौन सी है? कृष्ण नर्मदा है, नर्मदा के बाद आपकी महानदी है, महानदी के बाद आपकी कावेरी है, कावेरी के बाद जो है ताप्ती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। IAS 2016 में भी पूछा गया था। अब आइए अगला देखते हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित किन फसलों की किस्में हैं? देखिए, शरीफा है, संतरा है, अंगूर
अंगूर है, अमरूद है। किसकी है? सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा जो है किसकी किस्में हैं? तो ये अंगूर की किस्में हैं। सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा जो है ये अंगूर की किस्में। और ये जान लेते हैं अंगूर की एक किस्म और जो पूछा गया है, ये अनाव ए शाही, किसी एग्जाम में पूछा गया था अनाव ए शाही किसकी किस्म है? तो ये है अंगूर की। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये किस निम्नलिखित राज्यों में से इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है, गोवा है, केरला है, महाराष्ट्र है। तो इसमें कौन सा है जहाँ पे जो है काली मिर्च और इलायची और काली मिर्च सबसे बड़ा उत्पादक? तो केरला है। भारत में जितनी भी इलायची या काली मिर्च होता है उसका 70%, 70% उत्पादन केवल केरला करता है। जितना उत्पादन केरला करता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लाइक करना तो लाइक कर सकते हैं। और ये जिसका पार्ट 1 वीडियो है वो जो है आप प्लेलिस्ट में जाके तो देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं, ये है राज्य दिया गया है और ऊंची चोटी, किस राज्य में कौन ऊंची चोटी है अब ये देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु, दोदा बेटा, नन्दा देवी, अनाईमुड़ी और सरामती। तो देखिए केरल में कौन सी सबसे छोटी ऊंची चोटी है? तो ये है अनाईमुड़ी। कौन है? अनाईमुड़ी। पहले का हो गया तीसरा। तो देखिए इसमें ये भी हट गया, ये भी गया, पहले का तीसरा। नागालैंड में कौन है? सारामती है। नागालैंड सारामती। उत्तराखंड में नंदा देवी है। और दोदा बेटा कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा इसको कि केरल में कौन सी है? केरल में अनाईमुड़ी है, नागालैंड में सारामती, उत्तराखंड में नंदा देवी और तमिलनाडु दोदाबेटी है। अब सबसे ऊंची चोटी जो है प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी है? ये अनाईमुड़ी। इसकी लंबाई कितनी है? 2695 मीटर, 2600। और दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2670। याद रखिएगा सबसे ऊंची चोटी जो है प्रायद्वीपीय पठार की जो है अनाईमुड़ी है 2695। और उसके बाद दोदा बेटा है। दोदा बेटा जो है किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। अनाईमुड़ी कहाँ? केरला में। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया होगा निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों में उनकी स्थापना के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। देखिए नई दिल्ली दिया है, कोलकाता दिया है, शिमला दिया है, पुणे दिया है। तो इसमें सबसे पहले कहाँ पे जो है भारतीय मौसम मुख्यालयों की स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले यह स्थापित की गई थी कोलकाता में। सबसे पहले कहाँ स्थापित? कोलकाता में। कोलकाता के बाद हुई थी पुणे में। पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर शिमला है, शिमला के बाद तीसरे नंबर पर पुणे है, पुणे के बाद चौथे नंबर पर नई दिल्ली है। तो बी है, बी के बाद है सी है, सी के बाद है पुणे, इसमें है डी आंसर सही है। तो यह आइए इसके बारे में देख लेते हैं, इसकी स्थापना किस किस वर्ष हुई थी। देखिए कोलकाता में भारतीय मौसम विभाग का जो है मुख्यालय जो है कब बनाया गया था? 1875 में। अब इसका शिमला में कब बनाया गया था? 1905 में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इसके बाद पुणे में 1928 में ट्रांसफ़र, दिल्ली में जो 1944 में। क्रम पूछा गया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं इसमें। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जलवायु वनस्पत का सही सूचक क्या है? ये किसका कथन है? वनस्पत जो है जलवायु का सही सूचक है। ये थर्नाथ्वेट है, कोपेन है, और टिवार्थ है, स्टैम्प है। ये किसका कथन है? ये कथन है जो है कोपेन का कथन है कि वनस्पत जो है जलवायु का सही सूचक है। अब आइए देखते हैं थर्नाथ्वेट ने क्या कहा था, ये भी पूछा गया है किसी एग्जाम में। ये थर्नाथ्वेट ने कहा था वनस्पत को जलवायु के अप्रत्यक्ष तत्व के रूप में स्वीकार किया गया। ये ऑप्शन देखिए ऐसे पूछा जा सकता है कि वनस्पत को जलवायु के अप्रत्यक्ष तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। अब आइए अगला देखते हैं। अब इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें जो है पंपास घास के मैदान स्थित? देखिए अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, चिली है, इक्वाडोर है। तो इसमें देखिए पंपास घास के मैदान जो है अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे, तीनों कंट्री में इसका जो फैला हुआ है पंपास घास। लेकिन आयोग ने इसका क्या आंसर माना है? अर्जेंटीना। इसका आंसर अर्जेंटीना है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए सोनोरम मरुस्थल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, तकला मकान जो है चाइना में है, और कराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में, गिब्सन जो है ब्राज़ील में। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये गिब्सन कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में देखते हैं। देखिए गिब्सन जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया है इसके पश्चिमी क्षेत्र में जो है विशाल मरुस्थल के मध्य में जो है ये गिब्सन मरुस्थल है। अब कराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में। अब कराकुम की स्थिति देख ली, देखिए कैस्पियन सागर है, और यहाँ पे जो है अमू दरिया नदी है। अमू दरिया नदी जो होती है जोराकुल सरोवर जो है पामीर पर्वतमाला से जाके जो है ये अरल सी सागर में गिरती है। तो ये कराकुम का विस्तार जो है यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लेके ये पूरा विस्तार जो है यहाँ तक इसका विस्तार है, पूरा जो है कराकुम का विस्तार। तो याद रखिएगा। तो ये कैस्पियन सागर के पश्चिम से लेके जो है
पश्चिम से लेके यहाँ से पूरा इसका जो अमूर दरिया के जो है, अमूर दरिया के पश्चिम तक यहाँ तक काराकोरम का विस्तार है। और अमूर दरिया नदी के बारे में पूछा जाता है, इसका जो है सोर्स पॉइंट कहाँ पे, उद्गम स्थल पामीर पर्वत में जोरकुल सरोवर से निकली हुई अरल सागर में जाके गिरती है इसका मुहाना। अब देखिए सोनोरन, सोनोरन क्या होता है, 2 राज्यों में फैली हुई, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, मैक्सिको में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, मैक्सिको में। इसका ज़्यादातर भाग क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है एरिजोना, एरिजोना स्टेट है, ज़्यादातर भाग यहाँ। मैक्सिको में इसका कुछ ही क्षेत्र है, मैक्सिको में कम क्षेत्र है, लेकिन ज़्यादा क्षेत्र इसका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना क्षेत्र में है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बताना है निम्नलिखित कॉफ़ी उत्पादकों में उनके कॉफ़ी उत्पादन 2016 अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। देखिए यहाँ पे 2016 लिखा है, लेकिन जो हमें लेटेस्ट डाटा के अनुसार में कोई चेंज नहीं हुआ। 2018 में जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का जो डेटा आया था उसके अनुसार जो है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें क्या सही क्रम है, तो ये 15वें नंबर पर क्या है इसके उत्पादन में कॉफ़ी, तो ब्राज़ील है, ब्राज़ील। इसमें देखिए ब्राज़ील पहला है, ब्राज़ील है, ब्राज़ील। और इसके बाद दूसरे पे है वियतनाम, वियतनाम। इसके बाद कोलंबिया है, तीसरे नंबर पर कोलंबिया, और चौथे पे इंडोनेशिया। तो ये है CBAD, CBAD मतलब बी आंसर सही है। तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ, ब्राज़ील में, इसके बाद वियतनाम, इसके बाद कोलंबिया में, इसके बाद इंडोनेशिया में, याद रखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी कितनी कम हो गई। तो इसका परिचालन कब हुआ था, इसका परिचालन 1869 में स्टार्ट हो गया था स्वेज नहर का। तो ये कितनी दूरी कम हो गई देखते हैं। इसमें देखिए लिखा है 5000 लिखा है, 7000 लिखा है, इसके बाद 8000 लिखा है, इसमें 10,000 लिखा है। तो कितनी जो है स्वेज नहर बन जाने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई, 7000, कितनी, 7000 किलोमीटर। ये ऐसे यूरोप का है, पहले इधर से ऐसे होके जाना पड़ता था, अब क्या होता है लाल सागर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए इधर से निकल जाते हैं, तो 7000 किलोमीटर की ये दूरी कवर नहीं करनी पड़ती। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें है कि निम्नलिखित किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनता है। देखिए वांगो नदी है, नील नदी है, डेन्यूब है, मिसिसिपी है। तो किस नदी का मुहाना जो है पक्षी की पंजे की आकृति की है, तो मिसिसिपी, किसकी, मिसिसिपी। और नील नदी का जो है चापाकार है, नील नदी के जो है मुहाने का आकार कैसा है, चापाकार, ये भी याद रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं मिसिसिपी के बारे में। मिसिसिपी जो है मिनेसोटा राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहाँ जो है इटास्का झील से निकलती है और कहाँ गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में। इसकी लंबाई कितनी है, 3730 है। अब इसको डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी जो है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ये काला सागर में जाकर गिरती है, इसकी लंबाई 2872। ये मध्य, ये जो है डेन्यूब नदी जो है मध्य यूरोप से बहती है, 10 देशों से बहती है ये नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी वहाँ की। देखिए किस देशों से बहती है, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, क्रोएशिया हो गया, सर्बिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, मालदेवा हो गया, यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया। 10 देशों से डेन्यूब नदी जो है बहती है। अब आइए नील नदी के बारे में जानते हैं। नील नदी क्या होती है, विक्टोरिया लेक से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है, इसकी मिलती है, इसका मुहाना भूमध्य सागर में है। और इसकी लंबाई कितनी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6650 किलोमीटर। इस पर आसवान बांध बना हुआ है। और इसका प्रवाह किन किन देशों में, युगांडा है, इथोपिया है, सूडान है और मिस्र है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। ये 2018 में पूछा गया था जो है, 2018 के डेटा के अनुसार, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है इसके अनुसार जो है क्या कौन है टॉप पे इस समय, कौन है, चिली है। चिली जो है नंबर 1 विश्व आयोडीन का, पहले भी चिली था, आज भी चिली है। दूसरे नंबर पर कौन है, जापान है। पहले ये कितना जो है, पहले जो है ये करता था 20,000 मीट्रिक टन, एक ईयर में 20,000 मीट्रिक टन जो है ये किया था 2012 से लेकर 2019 तक। तो लेकिन अब कितनी पैदावार हो रही इसकी, 2013 से 2020 तक इसकी हो रही 18,000 मीट्रिक टन। तो इसमें याद रखना है कि आयोडीन का अग्रणी उत्पादक कौन है, चिली है, और दूसरे नंबर पे जापान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। इसमें देखिए पहला सरीसृप है, पहला कीट है, कवच वाले जीव है, और पहला स्तनधारी है। तो इनको क्रम से बताना है। इसमें बताना है पृथ्वी की जो है, पृथ्वी के उत्पन्न होने की जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी, सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी कवक वाले जीव की हुई थी, इसके बाद कीट की हुई थी, इसके बाद सरीसृप की हुई थी, सरीसृप के बाद जो है पहले स्तनधारी की हुई थी। तो इसके में देखिए पहला है कवच वाले जीव, इसके बाद तीसरे के बाद दूसरा है, इसके बाद है सरीसृप, इसके बाद चौथा है। तो मतलब 3 2 1 4, इसका 3 2 1 4 मतलब सी ऑप्शन इसमें सही है, याद रखिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता, रेशम है, शहद है, लाख है, मोती है। कौन सा कीटों से नहीं प्राप्त होता, तो मोती जो है
कीटों से प्राप्त नहीं होता है। तो आइए अब देख लेते हैं इनके बारे में। अब देखिए रेशम क्या होता है, रेशम जो होता है रेशम के कीट से प्राप्त होता है। ये रेशम के जो होता है इनका जो है पालन किससे पनपते हैं, शहतूत के पत्तों पर। ये अपना जीवन निर्वाह जो है शहतूत के पत्तों पर करते हैं। रेशम कीट से होता है रेशम। और देखिए लाख किससे प्राप्त होता है, ये कैरिया लैक्का नाम का, कैरिया लैक्का और लैसिफर लैक्का नाम के कीट है, इससे जो है लाख प्राप्त किया। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और मोती कैसे प्राप्त होता है, मोलस्का संघ के जीव होता है पिंक टैडा, यह इसे पर्ल ओएस्टर भी बोलते हैं, इससे प्राप्त किया जाता है। ये किससे क्या प्राप्त किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त ग्रह है। देखिए मंगल है, बुध है, शुक्र है, नासा है। तो जीवन की उत्पत्ति के लिए, जीवन की अस्तित्व के लिए कौन उपयुक्त है, मंगल। ये नासा की स्टडी के अकॉर्डिंग जो है ये नासा ने एक खोज किया था कि मतलब जीवन की उत्पत्ति के लिए अगर सबसे उपयुक्त ग्रह कौन सा है तो मंगल है। वहाँ के खारे पानी में जो है ऑक्सीजन की उपलब्धता पाई गई है। अब देखिए भारत का प्रथम नेशनल सेंटर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में अवस्थित है, भावनगर में है, जामनगर में है, मुंबई में है, पौंडचेरी में। तो भारत का पहला सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है, ये है जामनगर में। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी के द्वारा ये बनाई गई है। ये जामनगर में स्थित है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ये बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण के लिए बनाया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है, कस्तूरी मिक्स से, गोल्डन ओरियोल से, ये येलो थ्रोटेड मार्टन से, हंगुल या कश्मीर स्टैग से। तो देखिए इसमें कौन किससे संबंधित है, ये देखिए इसमें सारे पाए जाते हैं। ये सारे जो होते हैं डाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में सारे पाए जाते हैं, जितने हैं चारों। लेकिन सबसे जो इसमें जो फेमस है, जो प्रसिद्ध जिसके लिए, ये हंगुल है। हंगुल कश्मीर स्टैग, ये याद रखिएगा। डाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है, हंगुल, ये है कश्मीर स्टैग से। ये जो होती है लाल हिरण की एक उपप्रजाति है, लाल हिरण की जो है उपप्रजाति हल्लू कश्मीरी, ये डाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो है कश्मीर में पाई जाती है। अब आइए अगला देखते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, 22 मई को, 23 जून को और 16 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये क्या है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए मनाया जाता है जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है। देखिए जिराफ है, ऊंट है, कंगारू है या कंगारू चूहा है। तो कौन सा ऐसा जानवर है जो लंबी अवधि तक बिना पानी पिए रह सकता है, ये है कंगारू चूहा, याद रखिएगा, कंगारू चूहा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है, मानव जनित जीवों का। देखिए जलतंत्र है, घास का मैदान है, वर्षा वन है, फसली भूमि। तो मानव जनित जीवों का उदाहरण कौन सा है, तो फसली भूमि, ये मानव द्वारा निर्मित है, मानव, ये फसली भूमि। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक ऊष्मन मतलब ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रजनता बढ़ रही है, केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, बवंडर के, उपरोक्त में सभी थे। तो इसमें क्या हो रहा है, जो वैश्विक उष्मन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्रों में क्या हो रही है, समुद्रों में जलस्तर का जो है जलस्तर बढ़ रहा है। तो इसमें क्या, हर चीज़ की बारंबारता बढ़ रही है। तो इसमें चक्रवात की भी हो रही है, बवंडर की भी हो रही है और तूफान की, सबकी जो है इसमें तीव्रता बढ़ रही है, इसकी बारंबारता बढ़ रही है, असमय सब कुछ हो रहा है। तो उपरोक्त में से तीनों सही है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्ववासन संरक्षण नीति का उदाहरण नहीं है। देखिए जयमंडल आगार है, वनस्पति बाग है, इसमें राष्ट्रीय उद्यान है, पवित्र उपवन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें क्या है, वनस्पति बाग। कौन सा है, वनस्पति बाग जो है, वनस्पति बाग जो है स्ववासन संरक्षण नीति का उदाहरण नहीं है, वनस्पति बाग। अब आइए अगला इसके बारे में आइए जान लेते हैं क्या होता है ये स्ववासन संरक्षण क्या होता है। जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण क्या होता है, ये स्ववासन संरक्षण होता है। याद रखिएगा, जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्ववासन संरक्षण होता है। अब देखिए इसमें देखिए बाह्यवासन कौन कौन से, जीन बैंक हो गया जो मैन मेड होता है, ऊतक संवर्धन केंद्र हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, ये क्या है, बाह्यवासन के उदाहरण है। लेकिन जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण क्या है, स्ववासन संरक्षण कहलाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश से जो है पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फ्लोराइड्स। तो क्या उत्पन्न करती है जो पराबैंगनी जो है, पराबैंगनी से अभिक्रिया के, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी अभिक्रिया करके जो है क्या उत्पन्न करती है, ओजोन, क्या करती है, ओजोन। अब ओजोन कहाँ पाई जाती है,
तो ये जो है समताप मंडल में सबसे पहले जो है लेयर जो है लेयर्स पाई जाती हैं, लेयर्स वायुमंडल में सबसे नीचे लेयर कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल में समताप मंडल, समताप मंडल में जो होती है ओजोन परत पाई जाती है। 10 से 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है, 10 से 50 किलोमीटर याद रखिएगा। तो इसका क्या है? सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण अपव्यय करके क्या बनाती है? ओजोन लेयर। किसमें? समताप मंडल में, इसको याद रखिएगा। और जो है ओजोन लेयर की मोटाई किससे नापी जाती है? डाप्सन, डाप्सन यूनिट होती है। अब ये निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए रेंटिंग जो है पनीर से संबंधित, जैव प्रौद्योगिकी जो है प्लाज्मिड से, गोल्डन चावल विटामिन से, ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फियर। देखिए अभी मैंने बताया था कि मतलब देखिए रेंटिंग पनीर से सही है, जैव प्रौद्योगिकी जो है प्लास्टिक से, गोल्डन चावल ये सही। इसमें देखिए ये सुमेलित नहीं है, सुमेलित ये नहीं, डी है। ओजोन परत जो होती पाई जाती है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में दूसरी लेयर में 10 से 50 किलोमीटर जो है पाई जाती है समताप मंडल में। अब इसको जो है ओजोन लेयर को किससे नापा जाता है? ओजोन परत को डाप्सन यूनिट से नापा जाता है। अब आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं। देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है, मानस वन जीव अभयारण्य असम में है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1980 में। कब? 1980 में, याद रखिएगा। और सब सही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन निम्नलिखित में से किससे निकलती है, उत्सर्जित होती है? केवल धान के खेतों में, केवल दीमक में, ए और बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मीथेन का जो है स्राव जो है कि उत्सर्जन किससे होता है? धान के खेतों से भी होता है, दीमक की बम्बी से भी होता है, दोनों सही है। इसमें सी ऑप्शन सही है, इसमें सी ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? एम्स्टर्डम में है, कैनबरा में, ओटावा में, नागासाकी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है, ये जो है एम्स्टर्डम में है। अब आप लोग अगर साथ में आप लोग वीडियो जो रोक के जो अगर जो लोग वीडियो बाद में देखते हैं आप जो है अपना आंसर कर सकते हैं। और अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं जो इसका फर्स्ट पार्ट है तो उस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और आपको लोगों को कोई दिक्कत लगती है तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।